इजिप्ट की वैली ऑफ द किंग में से जब इजिप्शियन किंग टूटर खामोन का खजाने से बड़ा टोम डिस्कवर किया गया तो इस खबर में पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। 26 फीट पहाड़ के अंदर छुपा हुआ ये टोम 3000 सालों में पहली बार खोला गया था, जिसके अंदर लातादाद खजाने और किंग टूटन खामोन की मम्मी भी मौजूद थी। इस टोम में से मिलने वाला सोना बिल्कुल प्योर था और इसका टोटल वजन 1,30,000 तोला सोने के बराबर था, जो एक टोयोटा गाड़ी के वजन के बराबर बनता है। वैसे तो इस टोम से मिलने वाला तमाम खजाना और गोल्ड प्राइसलेस है, लेकिन अगर एक एस्टीमेट भी लगाया जाए तो आज के दौर में इसकी कीमत 5.5 अरब रुपयों के बराबर है। दोस्तों, ये टोम डिस्कवर होने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ये देखकर परेशान थे कि आज के मॉडर्न दौर में भी इतना ज्यादा सोना पहाड़ों से ढूंढने और निकालने में एक माइनिंग कंपनी को कम से कम 10 साल लग जाते हैं। तो आखिर 3000 साल पहले, जब ना ही कोई मशीनरी थी ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी, तब एंशियंट इजिप्शियन ने ये सोना निकाला तो आखिर कैसे और कहां से निकाला था? फ्रेंच गोल्ड एक्सपर्ट थॉमस वॉशर अपनी टीम के साथ इस मुश्किल तरीन चैलेंज का राज जानने के लिए मैदान में उतर आए। सबसे पहले थॉमस ने मिलने वाले सोने को कई सालों तक अच्छी तरह स्टडी किया और उसकी कंपोजिशन मुख्तलिफ जगहों से निकलने वाले गोल्ड से कंपेयर की। कई सालों के बाद आखिरकार थॉमस और उसकी टीम को ये तो मालूम पड़ चुका था कि टूटन खामून की टोम से निकलने वाला सोना भी किंग्स वैली के आस पास के पहाड़ों से ही निकाला गया था। अब चैलेंज ये था कि वो पहाड़ ढूंढने का जहां से एशियंट माइनर इतना ज्यादा सोना निकाला करते थे। लेकिन ये टास्क कोई हल्का फुल्का टास्क नहीं था। किंग्स वैली के इर्द गिर्द हजारों पहाड़ मौजूद हैं और ये जानना कि सोना कौन से पहाड़ से निकाला जाता था, ये वाकई ही एक इंतहाई मुश्किल तरीन काम था। फ्रेंच गोल्ड एक्सपर्ट थॉमस फॉशर अपने एक आर्कियोलॉजिस्ट दोस्त के साथ मिलकर किंग्स वैली से 80 किलोमीटर दूर एक सहरा में पहुंच गए, क्योंकि इस डेजर्ट में कई ऐसे पत्थर मौजूद हैं जिनके अंदर सोने के ज़रात छुपे हैं। इसी वजह से उनका मानना था कि अगर टूटन हमून की टोम से मिलने वाला सोना भी इसी डेजर्ट से निकाला गया था तो यहाँ माइनिंग ऑपरेशन के कोई ना कोई निशानात जरूर मिलेंगे। ये सहरा 1,36,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जहाँ गर्मी और पानी की शॉर्टेज की वजह से जिंदगी ना होने के बराबर है। थॉमस का मानना था कि इतना ज्यादा सोना अगर इसी सहरा से किसी पहाड़ से निकाला गया था तो जाहिर है उसमें काफी ज्यादा मैन पावर भी लगी होगी। थॉमस और उसका साथी इसी खोज में सहरा के अंदर जाते रहे। इस बंजर सहरा में कई घंटों तक सफर करने के बाद, काफी अंदर जाने के बाद एक पहाड़ के नीचे एक अजीब मंजर देखने को मिला। करीब जाकर मालूम पड़ा ये कदीम जमाने का कुआं था जो पूरी तरह खुश्क पड़ा हुआ था। ये बात तो जाहिर थी कि ये कुआं किसी दौर में यहाँ से गुजरने वाले काफिलों को पानी फराहम किया करता था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यहाँ कुछ और भी था जो इस कुएं से ज्यादा इम्पोर्टेंट था। जी हाँ, थॉमस और उसके साथियों को यहाँ एक पुराना कमरा भी बना हुआ दिखा जो अंदर से एक इबादतगाह का मंजर पेश कर रहा था। इस कमरे की दीवारों और छत पर काफी मेहनत से पत्थरों पर कार्विंग करके पेंटिंग्स भी बनाई गई थी। जब इस हार्डवर्क को गौर से देखा गया तो इसमें एक ऐसा राज छुपा था जिसको देखकर यकीन करना मुश्किल था। थॉमस के साथ आया दोस्त जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने बताया कि इस पेंटिंग में वही राज छुपा है जिसकी तलाश में हम लोग निकले हैं। पेंटिंग में जाहिर था कि सहरा में बना ये कुआं और रेस्ट रूम इस सहरा का सबसे पहला स्टॉप है, जहां पर एशियंट गोल्ड माइनर्स आराम किया करते थे। एंशियंट इंजीनियर्स ने गोल्ड माइंस तक जाने के लिए कुएं और रेस्ट एरियाज का एक नेटवर्क बनाया हुआ था। एक अंदाजे के मुताबिक हर एक रेस्ट एरिया 70 से 80 किलोमीटर के फासले पर बना हुआ है और एक रेस्ट एरिया से दूसरे रेस्ट एरिया में पहुंचने के लिए माइनर्स की टीम को कई दिन लग जाते होंगे। जहां इस रेस्ट एरिया से मिलने वाली इंफॉर्मेशन से थामर और उसका साथी बहुत खुश भी हुए, वहीं दूसरी तरफ उनको ये भी मालूम पड़ गया था कि ऐसे कई स्टॉप तक उनको मजीद ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए थॉमस कई सालों तक इंतजार कर रहा था, अब वो मंजिल बहुत ज्यादा करीब थी। इसी वजह से उन्होंने सहरा की गहराई में जाने का फैसला किया। बंजर सहरा में एक के बाद दूसरा रेस्ट एरिया आता रहा, लेकिन गोल्ड माइन जैसे कोई चीज नजर नहीं आई। आखिरकार पूरे 2 दिनों के बाद थॉमस को एक पहाड़ के किनारे ढेर सारे पत्थर दिखाई दिए।
دیکھنے میں تو یہ ایک نارمل سین تھا، لیکن تھامس کا ماننا تھا کہ یہ جگہ اینشین گولڈ مائنرز کا کیمپ لگتی ہے، اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ جی ہاں، اس جگہ پر پتھروں سے بنے کچھ ایسے ٹولز ملے جن کی مدد سے پتھروں کو توڑ کر ان کے اندر سے سونا نکالا جاتا تھا۔ یہ پتھر جو دکھنے میں ایک نارمل پتھر لگتا ہے، اس کو اس ٹول کی مدد سے توڑ کر کرش کیا جاتا تھا، اور پھر اس کرش میں سے سونے کے ذرات کو الگ کیا جاتا تھا۔ جب اس جگہ مزید سرچنگ کی گئی تو یہاں گولڈ مائننگ کے کئی ٹول زمین پر پڑے دکھائی دیے، کیونکہ تھامس کو اینشینٹ گولڈ مائننگ ٹیکنیک کے بارے میں کافی زیادہ جانکاری تھی۔ اسی وجہ سے اس کا ماننا تھا کہ اینشینٹ مائنرز ان پہاڑوں کو کھود کھود کر ان میں ٹنل بنایا کرتے تھے۔ ان ٹنل میں خاص قسم کے پتھر ڈھونڈ کر ان کو ان مائننگ کیمپ پر لایا جاتا تھا، جہاں وہ اس وقت موجود ہیں۔ مائننگ کیمپ میں موجود مائنرز کی دوسری ٹیم پتھروں کو کرش کر کے ان میں سے سونا نکالتی تھی، اور پھر سونا کنگز ویلی پہنچایا جاتا تھا۔ تھامس کو ایک اینشینٹ گولڈ مائننگ کیمپ تو مل گیا تھا، لیکن افسوس اس بات کا تھا کہ جن ٹنلز کی وہ بات کر رہا تھا، ایسا ایک بھی ٹنل اس کو دکھائی نہ دیا۔ شاید ہزاروں سال پہلے کھودے گئے ٹنلز کمزور تھے، اور ارتھ کویک کی وجہ سے وہ کلیپس ہو چکے تھے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ گولڈ مائننگ کا یہ طریقہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اگر اس دور میں 100 لوگ ایک ہفتے تک گولڈ مائننگ کا کام کرتے ہوں گے تو اس میں سے وہ صرف ایک سپون گولڈ کا ہی نکالتے ہوں گے۔ یعنی یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ ٹٹن ہمون کے ٹوم سے ملنے والا گولڈ مائن کرنے میں ہزاروں اینشینٹ مائنرز ایک ہی وقت میں کام کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کو یہ ٹاسک کمپلیٹ کرنے میں کئی سال لگے ہوں گے۔ مائن کیا گیا سونا چھوٹے چھوٹے ذرات کی فارم میں کنگز ویلی میں بیچا جاتا تھا، جہاں پر ایک الگ ٹیم ان کو مختلف شیپس میں ڈالتی تھی، جس میں ٹوٹن ہمون کا ڈیتھ ماسک، کافن، سٹیچوز، جیولرز، چیئرز اور گولڈ چیریٹ بھی شامل تھا۔ 1922 میں جب ہاورڈ کارٹر نے یہ ٹوم ڈسکور کیا تھا، تب اس میں 5000 مختلف قسم کی چیزیں موجود تھیں۔ ان تمام چیزوں کا کیٹلاگ بنانے میں ہی برٹش آرکیولوجسٹ کو پورے 10 سال لگ گئے تھے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو انفو وائس کی یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے، اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں گے۔ میں ملتا ہوں آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔